माई चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके आपके लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क इवैल्यूएशन का। और मेजरली इसमें तीन चीज़ें आती हैं जो कि है थ्रेट्स, रिस्क एंड वर्नेबिलिटी। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और फिर हम बात करेंगे कि इन तीनों का यूज़ कहाँ होता है साइबर सिक्योरिटी में, और हम कैसे इन तीनों की मदद से रिस्क इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। ठीक है। तो जैसा कि आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं इसके अंदर कि साइबर सिक्योरिटी में एक आपका कॉलम मैंने दिखा रखा है वर्नेबिलिटी, जो आपको दिख रही है। तो ये पूरा सर्कल है वर्नेबिलिटी, ये पूरा सर्कल है थ्रेट। अब ये दोनों जहां ओवरलैप करते हैं वो आपकी कंपनी के लिए बन जाता है रिस्क। समझ में आ रहा है आपको? केवल अकेले वर्नेबिलिटी आपके सिस्टम में है तो वो रिस्क नहीं बनेगा, केवल थ्रेट है तो वो रिस्क नहीं बनेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जहां पर हो जाएगा वहां पर जाके आपका थ्रेट बन जाएगा। ठीक है। अब जो लोग रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं वो कैसे करते हैं? वो बेसिकली ये काम करते हैं कि वो देखते हैं आपके पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है, आपका फायरवॉल है, और जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनमें क्या वर्नेबिलिटी है, क्या क्या एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स जो आपके आ सकते हैं। ठीक है। वो क्या क्या थ्रेट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, और उन दोनों की कॉम्बिनेशन से रिस्क क्या बनेगा। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रिस्क। और मैं आपको लेके चलता हूँ अगली स्लाइड पे ताकि आपको थोड़ा और डिटेल में समझा पाऊँ वर्नेबिलिटी क्या है। तो पहले आज हम बात करेंगे वर्नेबिलिटी की। तो वर्नेबिलिटी क्या है? वर्नेबिलिटी बेसिकली है एक वीकनेस आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर या कंपनी के अंदर, जो वीकनेस को यूज करके अटैकर आप पर अटैक कर सकता है या साइबर क्रिमिनल आपकी कंपनी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब वर्नेबिलिटी जो है वो इंटरनल फैक्टर है, और वो आप कंट्रोल कर सकते हो जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इस स्लाइड में दे रखा है कि आपके सर्वर पे एक वर्नेबिलिटी है जिसको यूज करके कोई अटैकर डीडॉस अटैक कर सकता है, लेकिन अगर आपने वर्नेबिलिटी ऑलरेडी फिक्स कर दी है तो अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल होते हैं, जो एक प्रोफाइल होती है हमारी साइबर सिक्योरिटी के अंदर वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट की, ये उन लोगों का काम होता है कि कंपनी के अंदर जितने भी सिक्योरिटी डिवाइसेस या नॉन सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं उनके अंदर कितनी वर्नेबिलिटीज हैं और उनको फाइंड आउट करके उनको फिक्स करना। अब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में वर्नेबिलिटी समझाऊं, तो लेमन लैंग्वेज में मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में गैस है। ठीक है। गैस चूल्हा सबके घर में होता है। अब गैस चूल्हे में क्या होता है कि गैस और जो आपका सिलेंडर होता है और जो गैस का चूल्हा होता है वो पाइप से कनेक्टेड होता है। अब मान लीजिए कि आपका जो पाइप है वो बहुत पुराना है और उसमें से थोड़ी थोड़ी गैस लीक होती है। तो ये हो गई आपकी वर्नेबिलिटी। ठीक है। अब ये इंटरनल फैक्टर कैसे है? क्योंकि ये आप अपने घर में आप देख रहे हैं कि गैस लीक हो रही है पाइप से, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी में आपकी वर्नेबिलिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, अप्लाइंसेस के ऊपर। और नई नई वर्नेबिलिटी डिस्कवर होती है तो उनके लिए एक CMDB डेटाबेस होता है, CVE, कॉमन वर्नेबिलिटी एंड एक्सपोजर डेटाबेस। वो भी मैं आगे वाले वीडियोस में आपको समझा दूंगा, जिससे आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी नई वर्नेबिलिटीज मार्केट में आई है और इन वर्नेबिलिटीज को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो उनका फिक्स भी अवेलेबल रहता है। तो ऐसा नहीं कि वर्नेबिलिटी आ गई उनका फिक्स नहीं है, बहुत कम वर्नेबिलिटीज होती हैं जिनका फिक्स नहीं होता। 99.9% वर्नेबिलिटीज जैसी आती हैं उनका फिक्स भी आ जाता है आपके पास, और उस वर्नेबिलिटी को आप फिक्स करके अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दूं तो ऐसे वर्नेबिलिटी क्या होगी, आपका कूलर बहुत पुराना है। अब कूलर पुराना है तो हल्का हल्का करंट मारता है आपको। कई बार होता है ना, घर में गर्मियों में हमने कूलर चला रखा है, उसको छूते हैं तो करंट मारता है। तो ये वर्नेबिलिटी है, इसको आप फिक्स कर सकते हो। या तो उसको पेंट करा दिया आपने, जो तार अंदर टकरा रहे हैं जिसकी वजह से वो हल्का हल्का करंट दे मार रहा है, उसको आपने फिक्स कर दिया। तो इसी तरीके से, तो ये तो होगी वर्नेबिलिटी। अब देखिए मैं बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार साइबर सिक्योरिटी ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। अजी कद्दू, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देखिए मैं आपको आपके घर के आसपास से एग्जांपल दे रहा हूँ।
साइबर सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके घर में और डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। तो जिस दिन आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करके उससे रिलेट करने लग जाओगे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आपको इन टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है कि ये वर्नेबिलिटी होती है, ये वेब सर्वर होता है, ये डॉस अटैक होता है, ये हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर में गैस है, चूल्हा है, गैस का पाइप है, उसमें थोड़े से सी क्या कहते हैं पुराना हो रखा है तो हल्की सी गैस लीक होती है, हो गई वर्नेबिलिटी। तो आप बस ये कॉन्सेप्ट को समझिए, अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कीजिए और बहुत आसान है, आपके बेसिक साइबर सिक्योरिटी के एकदम क्लियर हो जाएंगे। और वो क्लियर हो जाएंगे फिर टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में आने लग जाएगी और आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। तो बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसीलिए इतने आसान और आपकी लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप उससे रिलेट कर पाएँ। जैसे जैसे आप रिलेट करेंगे आपको मजा आने लग जाएगा साइबर सिक्योरिटी में, और इनको सीखने में मजा आने लग जाएगी। अरे हाँ यार, मेरे घर के आसपास सब जगह यही हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बात में साइबर सिक्योरिटी ले आइए, बस हो गया आपका काम। आपको समझ आने लग जाएगा, आपके दोस्तों को भी समझ में आने लग जाएगा। और फिर एडवांस लेवल पे जब इन सब चीज़ों पे चलेंगे हम, वेबसाइट वीकनेसेस, अवेलेबिलिटी, अपग्रेडिंग, तो ये टेक्निकल टर्म्स भी समझाएंगे आपको, पर बेसिक तो अपना क्लियर कीजिए आप पहले, है ना। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है थ्रेट। अब थ्रेट क्या हो गया? थ्रेट को देसी भाषा में बोलूँ तो ये हो गया आपका खतरा। अब थ्रेट है कि ये मैक्सिमम आपका बाहर से आता है, ठीक है, और वो कोशिश करता है कि आपकी वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर ले। जैसे कुछ इनसाइडर थ्रेट भी होते हैं, जरूरी नहीं सारे थ्रेट बाहर से आते हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द कंपनी होते हैं, पर कुछ एक कंडीशन में इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं। पर अभी मैक्सिममली हम ज़्यादातर कंपनीज में अटैक बाहर से होता है, तो हम उसको कंसिडर करते हुए ये बता रहे हैं कि थ्रेट मैक्सिमम टाइम्स बाहर से ही आता है। तो थ्रेट का काम क्या होता है? वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि एक हैकर है, उसको डीडॉस अटैक करना है आपके सिस्टम पे, और उसको एक नॉन वर्नेबिलिटी पता है, या आपके सर्वर के ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन की वर्नेबिलिटी है। तो जनरली सर्वर पे एक्सेस उन्हीं लोगों को होता है जो ऑथोराइज होते हैं, लेकिन एक वर्नेबिलिटी है जिससे वो ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकता है और सीधे सर्वर का एक्सेस ले सकता है। तो ये एक थ्रेट हो गया। अब थ्रेट इसलिए क्योंकि वर्नेबिलिटी आपके पास है, तो कोई भी उस पर अटैक करके कोशिश करेगा कि इस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करूं, इसका फ़ायदा उठाऊं और इनके कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं। पर कुछ एग्जांपल, मैक्सिमम टाइम तो जो आपके वर्नेबल थ्रेट होते हैं वो मॉलिशियस इन नेचर होते हैं। कुछ थ्रेट ऐसे भी होते हैं जो नॉन मॉलिशियस होते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि नॉन मॉलिशियस थ्रेट क्या हो गया, तो वो हो गया अर्थक्वेक। अब ये जो अर्थक्वेक है, ये भी एक तरीके से थ्रेट है कंपनी के लिए। आपका सारा डेटा, आपकी पूरी कंपनी खड़ी है, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, आपकी कंपनी धराशायी हो गई, सारा डेटा दब गया उसके अंदर। अब किसने जानबूझ के तो किया नहीं, लेकिन आपकी कंपनी के लिए तो थ्रेट है। अब इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बैकअप प्लान बना सकते हैं कि मेरी एक कंपनी का आधा डेटा रहेगा, अ, जो डेटा अपना बेंगलोर के अंदर है, सेम डेटा कॉपी होकर नोएडा में भी आता है। तो दोनों जगह आपका बैकअप रहता है। कल को कुछ भी रीजन से आपकी बेंगलोर की कनेक्टिविटी गई, आप नोएडा से उस ऑपरेशन को रन कर लेंगे। तो और मिटिगेशन तरीके भी होते हैं इन सब चीज़ों के, और उसको हम अलग वीडियो में समझाएंगे आपको। अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कल बात करते हैं थ्रेट की। तो यहाँ मैंने थ्रेट की बात कर ली। जो एक्सटर्नल अटैकर होता है वो आपकी कंपनी पर अटैक कर सकता है। इसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो पुराने पिछली स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका गैस का पाइप लीक हो रहा है, इससे गैस लीक होती है, वो वर्नेबिलिटी हो गई। अब थ्रेट क्या हो गया कि आपके रसोई के अंदर एक स्विच बोर्ड भी है। अब वो स्विच बोर्ड से स्पार्किंग होती है कभी कभी, तो अब वो आपके लिए थ्रेट हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे गैस लीक हो रही है, वहाँ पे स्पार्किंग हुई, दोनों में खतरा बढ़ गया आपका, क्योंकि अब आग लग सकती है ना। तो ये तो थ्रेट हो गया आपका, जो आपको डरा रहा है कि हाँ भाई इससे डर लग सकता है, कहीं आग ना लग जाए इस पार्किंग से। तो वो आपका थ्रेट हो गया। दूसरा हो गया कि आप, मैंने जैसे कूलर का एग्जांपल दिया, कूलर में हल्का हल्का करंट आ रहा है और आपकी बालकनी में जब बारिश के टाइम पे बालकनी ओवरफ्लो हो जाती है तो पानी कमरे के अंदर आ जाता है। तो वो एक तरीके से थ्रेट हो गया कि उस पानी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी आगे और जा सकती है और करंट लग सकता है आपको। तो ये हो गया लेमन लैंग्वेज में थ्रेट, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल
बहुत कुछ नहीं कर सकते जो बाहर से थ्रेट आता है, या अर्थ को क्या का थ्रेट भी होता है, उस पर भी क्या कर सकते हो आप अपनी कंपनी को वर्नेबिलिटी से ही तो सिक्योर कर सकते हो ना। आप प्रेडिक्ट थोड़ा ना कर सकते हो कि भाई कल भूकंप आने वाला है, मैं डेटा कॉपी कर लूँ। तो इसके लिए लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस की टेक्निक यूज़ की जाती हैं, वो आने वाले टाइम पे बताऊंगा। पर होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेट क्या होता है और वर्नेबिलिटी क्या होता है। अब बात करते हैं रिस्क के ऊपर। अब जैसे कि मैंने सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था कि थ्रेट और वर्नेबिलिटी जहाँ पे ओवरलैप होती हैं, उन दोनों को मिला के रिस्क बनता है। तो खतरा आपकी कंपनी पे तभी है जब दोनों चीज़ें मिल रही हों। यानी कि लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपकी गैस भी लीक हो रही है क्योंकि आपका पाइप पुराना है, और आपका स्विच बोर्ड भी पुराना है, तो उससे फ्रीक्वेंटली स्पार्किंग भी होती रहती है। अब वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो किसी दिन घर में आग लग सकती है। अब आपने क्या किया, जैसे मैंने बता रखा है, रिस्क इज इक्वल टू थ्रेट इनटू वर्नेबिलिटी। जब थ्रेट और वर्नेबिलिटी दोनों प्रेजेंट होंगे तभी वो आपका रिस्क बनेगा। अगर आपने वर्नेबिलिटी पहले ही पैच कर दी, यानी कि आपने अपना पाइप ही बदल दिया, अब आपको पता है कि गैस तो लीक होती नहीं, थ्रेट अभी भी वहीं पर है, आपका स्विच बोर्ड में स्पार्किंग होती है, ठीक है, लेकिन गैस लीक ही नहीं हो रही, तो आग लगने के चांस ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो रिस्क बनता है थ्रेट और वर्नेबिलिटी के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। बोथ फैक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं और इन दोनों के मिलने से ही आपका रिस्क बनता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा सेंटर का एग्जांपल दे रखा है कि वर्नेबिलिटी फाउंड करके अटैकर आपके डेटा सेंटर पर अटैक कर सकता है। लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपका बिजली का तार है, कूलर के साथ, आपके कूलर में करंट आता है थोड़ा बहुत, और साथ में बारिश के टाइम पे पानी भी घर के अंदर आ जाता है, तो उस पानी में अगर आप उतरते हो नंगे पैर तो आपको करंट लगने की संभावना ज़्यादा है, तो वो एक तरीके से रिस्क हो गया। वर्नेबिलिटी कूलर में थी, बाहर से पानी आ गया। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपने बोला कि मैंने कूलर की बॉडी चेंज करवा दी, अब कूलर करंट मारता ही नहीं है, तो अब ये वर्नेबिलिटी यानी जो कूलर की बॉडी थी आपने फिक्स कर दी। अब बाहर से किसी दिन पानी भी आ जाएगा बारिश में, जो उसकी थ्रेट है आपके लिए, लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं पाएगा कि कूलर ऑलरेडी फिक्स है, अब उसमें करंट मारने की संभावना आपने खत्म कर दी है। तो अकेले थ्रेट कुछ नहीं कर पाता जब तक उसे वर्नेबिलिटी का साथ नहीं मिलता। इसीलिए अगर मैं आप देखेंगे तो पुराने वीडियो में दिखा रखा है कि ये जो रिस्क और वर्नेबिलिटी मिल रही है ना, जहाँ पे वर्नेबिलिटी भी है और रिस्क भी है, इन दोनों को मिला के थ्रेट और वर्नेबिलिटी दोनों का जो ओवरलैप हो रहा है, ये रिस्क बनता है। तो जब तक केवल वर्नेबिलिटी है, कोई थ्रेट नहीं है उस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तब भी आप थोड़ा सेफ हो। जहाँ पे थ्रेट है लेकिन आपने वर्नेबिलिटी ऑलरेडी फिक्स करा रखी है, तो वहाँ पे भी आप सेफ हो, तो वहाँ पे आपका रिस्क बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क कैसे बनता है। तो गाइस आज का शायद 10 मिनट का वीडियो हो गया है पूरा, मैं बहुत ज़्यादा लोड आप लोगों पे नहीं डालूंगा, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं कि रिस्क हमारी कंपनी में कितना ज़्यादा है और उस पर क्या काम करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आप ये सारी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में करना शुरू कर दीजिए, साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अपने डे टू डे लाइफ में लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको साइबर सिक्योरिटी खेल लगेगा, इतना मुश्किल लगेगा ही नहीं सीखने के लिए, और फिर आप आराम से साइबर सिक्योरिटी में जॉब पा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी साइबर सिक्योरिटी सीख सकें, और अगर उनको फ्यूचर में उनको चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब मिले, तो वो इसको आराम से जॉब के लिए तैयारी कर सकें अपनी, और आने वाले टाइम में उनको जॉब मिल सके। थैंक यू।